क्या यार, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और अब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। क्यों, ऐसा क्या है जो तेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? कॉलेज में हम इतनी हॉट हॉट लड़कियां हैं, फिर भी सभी लड़के एक ही लड़की को देखते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है वो खुशनसीब जिसे पूरा कॉलेज देखता है? कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो? शक्ल देखी है तुमने अपनी? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी बात कर रही हूँ। रिचा, रिचा द फेमस गर्ल इन दिस कॉलेज। ओह अच्छा, तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो बहुत ज्यादा अमीर है? आई थिंक खुराना की बेटी। हाँ बहन, मैं उसी की बात कर रही हूँ। सभी लड़के उसी के पीछे लट्टू हैं। उसका मुकाबला तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सुना है कि वो हमारे कॉलेज के चंपू लड़के के पीछे पागल है। चंपू नहीं, उसका नाम शौर्य है। वो बहुत डिसेंट और बेचारा बहुत गरीब है। गरीब कुछ नहीं होता। अरे वो तो फायदा उठाने वाला लग रहा है, मुझे जानबूझकर अमीर लड़की को फंसा रहा है। तभी वहां ऋचा की सहेलियां आ जाती हैं। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हम अपनी सहेली ऋचा की चुगलियां तुम दोनों के मुंह से सुनना नहीं चाहते। श्वेता के इतना कहते ही वो दोनों वहां से चली जाती हैं। तभी ऋचा आती है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? हमारे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चलो क्लास लेने चलते हैं। अच्छा पहले ये तो बताओ, शौर्य आज कॉलेज में आया है? हाँ हाँ, आज वो भी कॉलेज आया है। आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगी। इस तरह कॉलेज खत्म होने के बाद जब सब अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, पीछे अपनी बड़ी सी कार में बैठकर खुली सड़क पर शौर्य का रास्ता वो रोक लेती है। अरे मेरा रास्ता क्यों रोका है रिचा तुमने? कोई मदद चाहिए क्या? शौर्य, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। ये हमारा फाइनल ईयर है और मैं अपने दिल की बात कहना चाहती थी। दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे पागल हो गई हो? मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत आगे हो, बहुत अमीर हो। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। प्यार में अमीर और गरीब कहाँ से आ गया? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना किसी और की नहीं होना चाहती। मुझे मना मत करो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें पसंद बहुत करता हूँ, कहीं ना कहीं प्यार भी करता हूँ, पर इस प्यार की कोई मंजिल नहीं। तुम मेरा हाथ तो थामो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी खुशी से रह लूंगी। ऋचा ऐसा कहकर शौर्य का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है, जहां वो उसे अपने अमीर बाप से मिलवाती है। डैड, ये शौर्य है। शौर्य, ये मेरे डैड है। डैड, मैं शौर्य को पसंद करती हूँ। अच्छा तो ये बात है। तो बेटा तुम कितना कमाते हो? कौन सी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो? जी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद विदेश जाने का कोई प्लान? कौन सी कंट्री में जाओगे? कहाँ कैसे रहोगे? अमेरिका ऑफ ऑस्ट्रेलिया या लंदन? तुम्हें पता है रिचा की आगे की पढ़ाई में ऑस्ट्रेलिया से करवाने वाला हूँ। डैड, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको सब कुछ समझाया था ना। ये दो कौड़ी का आदमी तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता रिचा। मेरी बात मानो, इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की टिकट करवा दी है, अब आप आगे की पढ़ाई वहीं से करेंगे। नहीं डैड, मैं शौर्य से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ना सही। ऋचा ऐसा कहकर शौर्य का हाथ पकड़ती है और उसे अपने महल जैसे घर से बाहर ले आती है। ये धन दौलत, ये ऐशो आराम मैं आज त्यागती हूँ। क्या तुम मुझे अपने लिए स्वीकारती हो? ऋचा की ये बात शौर्य के मन में घर कर जाती है। इसके बाद वो उसे एक मंदिर में शादी करके अपने साथ अपने घर ले आता है। माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ देखो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? माँ मुझे माफ कर देना, आपको बताया नहीं। ये रिचा है, आज से ये आपकी बहू है। अरे तू घर पर बहू लेकर आया है, रुक जा, पहले मैं बहू का गृह प्रवेश तो करवा दूं। सरिता ऋचा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद ऋचा को घर में बहुत गर्मी लगती है। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कूलर है ना एसी है, सिर्फ ये कटक कटक करने वाला पंखा है। ऋचा के चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। अरे बहू, तुझे तो गर्मी लग रही है, ये ले हाथ वाला पंखा, इससे थोड़ी देर अपनी बैठे हुए हवा कर ले, मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सरिता इतना कहकर रसोई में जाती है, जिसके बाद ऋचा पंखे से अपनी हवा करने लगती है। यहाँ तो बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ सिलाई करती है, बस उसी से ये घर चल पाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी तो घर में एक कूलर लगवा दूंगा। ऋचा ये सुनते ही अपने मन में सोचती है,
मेरी सास इस घर को चला रही है और मेरा पति जैसे तैसे करके अब नौकरी ढूंढेगा। मुझे ये जताना नहीं है कि मुझे इस घर में कोई परेशानी है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इतने में सरिता ऋचा के लिए खाना लेकर आती है। ये ले बहू, खाना खा ले। माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, मैं सारे काम अपने आप कर लूंगी। पहले तो खाना तो खा ले। काम तो अब तुझे ही करने हैं, ये घर तुझे ही संभालना है। मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझे वैसे भी ये घर और शौर्य के नखरे नहीं संभल पाते। चलिए माँ जी, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। इस तरह ऋचा गरीब ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। खाना खाने के बाद सरिता ऋचा को चाय बनाने के लिए कह देती है। अब ऋचा को चूल्हे पर आग जलाकर चाय बनानी थी। आज तक उसने अपनी रसोई में कदम भी नहीं रखा था। बेचारी जैसे तैसे करके चाय बना लेती है। मैं जानती हूँ तुम अमीर घर से हो और तुम्हें गरीब घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, आखिर तुम मेरी बहू हो। इस तरह सरिता पहले तो हर एक काम ऋचा को बहुत अच्छे से सिखाती है, जिसके बाद ऋचा इस काम को बहुत अच्छे से खुद ही करती है, जैसे मटके में नदी किनारे से पानी लेकर आना, आंगन में कपड़े धोना और चूल्हे पर खाना बनाना। सभी काम करने के बाद रात को जब ऋचा एक पंखे के नीचे सोया करती तो उसे बहुत बेचैनी होती। बहुत गर्मी है, थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ, ठंडी हवा लगेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। ऋचा ऐसा सोचकर घर के बाहर टहलने लग जाती है। अपने पास में ऋचा को ना देखकर शौर्य भी नींद से जाग जाता है और बाहर आ जाता है। बस थोड़ा समय और रुक जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ देर ठंडी हवा लेने के बाद वो वापस घर में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन उनकी इस गरीबी की खबर शेखर को उसके नौकर द्वारा मिल जाती है। अरे कैसे जल्लाद बाप हो आप, आपको अपनी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता? अरे पलकों पर बिठाया था अपनी राजकुमारी को मैंने, कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी मेहनत भी होगी। शोभा, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। साथ में कुछ लेकर भी चलेंगे। इस तरह शेखर और शोभा अपने साथ कुछ गर्मियों का सामान, दहेज के एक तोहफे के रूप में फ्रिज, एसी जैसा पूरा सामान पैक करवा कर एक ट्रक के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचवा देते हैं और खुद अपनी पत्नी शोभा के साथ अपनी बेटी के ससुराल आता है, जहां वह अपनी बेटी को गर्मी में इतनी मेहनत करते हुए देखता है। अरे पिताजी, आप मेरे ससुराल में पहली बार आए हैं, चलिए मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। ऋचा अपने माता और पिता के लिए अपने ही हाथों से सत्तू का शरबत बनाती है। हमारी नन्ही सी राजकुमारी इतनी बड़ी कब हुई पता ही नहीं चला। बेटा मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी तुम्हारे ऊपर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था तुम्हारे प्यार के बारे में। हाँ बेटी, हम माँ बाप से जो भूल चूक हुई उसे माफ कर दो, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। तभी घर में शौर्य आता है। अरे ये बाहर इतना सारा फर्नीचर का सामान, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, ये सब कौन लेकर आया है? बेटा ये मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए। हाँ मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूं। ये दहेज नहीं है बेटा, इसे इनकार मत करो। बस मेरे प्रति मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा प्यार है। मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती हो और तुम ये सब खुद कमा सकते हो, पर प्यार से दिया हुआ तोहफा मना नहीं करते बेटा। शौर्य अपनी पत्नी ऋचा की तरफ देखने लगता है। ऋचा पल के झुकाकर उसे इशारा कर देती है, जिसके चलते शौर्य उसके पिता के लाए हुए गर्मी के दहेज को स्वीकार कर लेता है। इसी के चलते उनके घर में कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा लग जाता है। वहीं शहर में शौर्य को अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए वो रख लेता है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।